नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूं रविकांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2025 खत्म हो रहे हैं, 2026 की शुरुआत हो रही है। तब तक एक बड़े दल के नेता के द्वारा, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक बयान आता है। इस बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में उथल पुथल मच गया है। तो बयान ये था कि जब वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने पार्टी के जो कार्यालय है उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें एक रिपोर्टर के पूछे जाने के सवाल में एक अजीबोगरीब बयान दिया। बयान ये है कि उन्होंने कहा कि आप 2026 फर्स्ट जनवरी की शुरुआत जो है उसको अच्छे तरीके से करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? तो उन्होंने कहा, बड़ी रोचक तरीके से उन्होंने कहा कि हम, कोई फर्स्ट जनवरी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई नया साल नहीं है। हमारे लिए जब समाजवादी सरकार बनेगी तब नया दिन होंगे, नए अवसर होंगे। अभी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इसी का मैं सामना कर रहा हूँ। तो मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं और कितनी हैं। और भाजपा से चुनाव में लगातार हार के वजहों से क्यों हताश हैं और क्यों इतना डरे हुए हैं कि वो 2026 की एंट्री के फर्स्ट जनवरी के जो सेलिब्रेशन होते हैं उससे भी वो समय गंवाना नहीं चाहते हैं। तो उसके प्रमुख कारण है, आइए मैं उस पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करता हूँ। तो पहला कारण ये है कि जातीय और जो सामाजिक गठबंधन की बात है या उसकी संगठन की बात है, तो ट्रेडिशनली माना जाता है कि समाजवादी पार्टी ओबीसी, यादव, कुर्मी, डोमिनेंट ओबीसी या ओबीसी, दलित या पिछड़े की बात करती है और खिसक के उसका वोट सिर्फ यमुआई तक रह गया है। इस बात को चिंता करते हुए वो लगातार अपने वोट बैंक का विस्तार करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने एम समीकरण से बाहर उठ पाएगी? इसको लेके वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। तो हाल ही के दिनों में एक पीडीए का नारा आया जिसमें उसका भी मकसद था कि अपनी जो कोर वोटर है इसमें अपने सामाजिक आधार का विस्तार कर सकें। तो उनमें भरोसा करना एक और बड़ी बात है कि क्या वो गैर यादव ओबीसी पिछड़े जैसे कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, लोध हैं, जाट हैं, गुजर हैं, सैनी हैं, मल्लाह हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, ऐसे वोटरों के साथ वो सामंजस्य और अच्छा फीलिंग दे पाएंगे रिप्रेजेंटेशन का या नहीं, ये बड़ा सवाल है उनके लिए। दूसरी बात, मायावती का जो वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, उसमें काफ़ी ह्रास हो रहा है। जो आने वाले दिनों में देखें तो 2024 के परिणाम को ही अगर पैमाना बनाए तो ये वोट अखिलेश यादव जी की ओर लगातार अग्रसर होता जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर उनके सांसदों की संख्या भी बढ़ के आई है। आप देखेंगे अवधेश प्रसाद जी को, जो अयोध्या से, जो बीजेपी का केंद्र बिंदु अयोध्या माना जाता था, वहाँ से वो चुन के आए हैं। तो ऐसे में पिछड़ों के साथ साथ दलितों में भी अच्छी खासी मैसेजिंग देने की उनके पास एक चुनौतियां होंगी। तीसरी बात यह है कि वो अल्पसंख्यकों में उनके लगातार वोट मिल रहे हैं, उनको लेके उनकी कोई चिंता नहीं है। और आगे वाले उनकी आने वाले दिनों में एक प्रकार की और चुनौतियां हैं जो भाजपा से हैं, ये भी उनके चिंता के कारण हो सकते हैं। उसका है मजबूत संगठन और नेतृत्व उसके पास, भाजपा के पास है। संगठन का मतलब उसके पास अपार संसाधन है। केंद्र में सरकार होने के पास उनके पास तमाम एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। अब तो लोग हताशा में लोग इलेक्शन कमीशन को भी उसकी एक एजेंसी या उसका एक सांगठनिक संगठन मानते हैं। अब है या नहीं ये चर्चा का विषय है, इस पे बाद में चर्चा कर लिया जाएगा। लेकिन उसके पास इस तरह के प्रिविलेज हैं। इससे शायद अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर होगा उसके संगठन की शक्ति को देख के। हाल ही के दिनों में देखें तो अभी कानून व्यवस्था की छवि को लेके भी सरकार लगातार वो घेरने का काम कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ सरकार को। लेकिन जब विकल्प बनने की बात आती है तो किसी भी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरना ही पर्याप्त कारण नहीं होता, बल्कि उसकी एक वैकल्पिक छवि भी प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो उसको लेके वो कितना सचेत और कैसे क्या करते हैं, आने वाले समय बताएंगे। हालांकि अपने पिछले कुछ चुनाव में देखें तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से अपने पार्टी की छवि में बेहतर सुधार किया है, जैसे कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से। जैसे कि उन्होंने जो अभी हाल ही में एक सांसद थे, पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनकी अभी मौत हो चुकी है लेकिन नाम कोट करना पड़ रहा है, तो उनको अपनी पार्टी से बाहर निकाल देना, बहुत सारे बाहुबली विधायकों के टिकट काट देना, उसके परिणाम भी हार के रूप में देखना है, बहुत सारे कारण रहे हैं। हालांकि इन वजहों से उनके रिजल्ट तत्कालीन रूप से उनके पक्ष में नहीं रहे, इसके बाद लॉन्ग टर्म में उनको फायदा मिलता दिख रहा है। हालांकि वे राजनीति की कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं इस मुद्दे पर, तो ये चेक करना अभी बाकी है कि क्या वो कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सच है या नहीं है। दूसरी बात, आगे की बात यह है कि एक शहरी मिडिल क्लास जो पैदा हुआ है और मध्यम वर्ग या व्यापारी वर्ग में, उनमें कोई खास कनेक्टिविटी नहीं है, उनमें कोई बहुत जनसंपर्क नहीं है। उस क्लास में सपा का जो आमतौर पर माना जाता है कि ग्रामीण और मध्यम वर्ग में ही इस पार्टी का काडर वोट बेस है और इसकी राजनीतिक ताकत है, जो शहरी वर्ग में इसका कोई मजबूत आधार नहीं है, जैसे नौजवानों में। और विपक्षी एकता भी सरकार के लिए कोई छोटी बात नहीं है। जैसे कि लगातार पिछले के चुनाव में देखें तो जब से अखिलेश यादव जी चुनाव हारे हैं तो गठबंधन की पॉलिटिक्स वो लगातार करते रहे हैं, एक न एक प्रयोग करते रहे हैं। जैसे 19 में बसपा के साथ गठबंधन किए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आने वाले दिनों में आप देखें तो राजभर आरएलडी 22 के चुनाव में भी किए, हालांकि उनकी सब सीटें जरूर बढ़ी लेकिन वो रिजल्ट में हासिल नहीं हो पाए, यानी सरकार नहीं बना पाए। तो ऐसे में सहयोगियों के साथ गठबंधन बना पाना बड़ी मुश्किल होंगे। हाल के दिनों में तो वो सारे दल उनके साथ है ही नहीं, जो सत्ता की लालच में कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। फिलहाल में उनके साथ कांग्रेस है, वो चाहेंगे कि अपना राजनीतिक आधार और सामाजिक आधार और मजबूत करें और अन्य दलों को लाएं। फिलहाल में कांग्रेस है और अन्य दलों को चंद्रशेखर आजाद जैसी पार्टी को वो अपने संगठन में ला सकते हैं। लेकिन सीटों की जटिलता विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। किसको क्या, सीट की बार्गेनिंग को लेके तो नए साल से पहले ही यहाँ पर एक अलग तरीके की कांग्रेस द्वारा चर्चा चल रही है कि मैं बीएसपी से गठबंधन करूंगा या हमें कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये सब बातें हैं। तो इन चीज़ों को भी मैनेज करना उनके लिए काफ़ी आसान नहीं होगा। विकास और सुशासन का सिर्फ मान लीजिए कि कोई सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो सिर्फ अपना काम तो कर ही रही है, तो सिर्फ उसके आलोचना करने से या खिंचाई करने से यही सब पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चूंकि सरकार है, उसकी अपनी कमियां हैं और अच्छाइयां हैं, तो विपक्ष में है तो आपकी कमियां बताना आपका काम है, तो कमियां हैं भी। लेकिन आलोचना का एक विकल्प भी बनना होगा, जैसे विकास, डेवलपमेंट, हेल्थ का, रोजगार का, ये सब भारी भरकम मुद्दे हैं, शिक्षा का, एजुकेशन का, गरीबी का, ये सब तरह तरह के मुद्दे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इन सब मुद्दों पर अभी नौजवानों को बहुत सारे भरोसे देने पड़ेंगे आपको। हालांकि अपनी सरकार में जब अखिलेश यादव जी 2012 के टर्म से लेकर 2017 तक वो मुख्यमंत्री थे, तो वो लगातार अपनी सरकारों में जैसे लैपटॉप की बात किए, आईटी क्षेत्र में वो एचसीएल कंपनी लगाने की बात करते हैं या एक्सप्रेसवे बनाने की बात करते हैं, पुलिस की आधुनिकीकरण की बात करते हैं। इन सब चीज़ों में वो बहुत बड़े पैमाने पर काम किए, जिसका उन्हें परसेप्शन के लिहाज से या छवि के लिहाज से बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। लेकिन वही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखें, तभी भी उनके ऊपर सवाल बहुत स्वाभाविक तौर से उनसे, उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं की ओर से ये चपक जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी।
तो ये सवाल उनसे लगातार और ये विश्वास हासिल करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, जो मीडिया का जो नेतृत्व है, मीडिया तो सरकार के साथ एक नेतृत्व जैसे काम कर रही है। तो जो मीडिया की ताकत है, सोशल मीडिया कहें या मुख्य धारा की मीडिया कहें, मेन स्ट्रीम मीडिया कहें, उसमें नैरेटिव की लड़ाई में वो किस तरह से आप अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया को तो गोदी मीडिया ही कहा जाता है, और वो एक पार्टी का झंडा उठा के लेके चलती है, वो किसी भी हद तक अपनी प्रचार प्रसार में लगी रहती है। और जो वैकल्पिक मीडिया है, सोशल मीडिया, ऐसे में सोशल मीडिया की हैसियत को देखें तो बिल्कुल दिशाहीन है। वो कुछ भी और किसी भी तरीके की खबरें चलाती रहती है, जिससे मीडिया की विश्वसनीयता भी जनता में अभी उस तरह का नहीं है। गोदी मीडिया को लेके तो है ही, लेकिन वैकल्पिक मीडिया की विश्वसनीयता भी बहुत अभी जनता में उस तरह का नहीं है। इस तरह के संदेश को लेके जनता में पहुंचाना सपा के लिए कोई आसान चीज नहीं होगी। आगे की पॉइंट ये है कि नेतृत्व को लेकर, नेतृत्व में देखा जाए तो अखिलेश यादव को छोड़ के बाकी सारे लीडर हैं, सब जिला स्तरीय लीडर हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, अपने सामाजिक स्थिति में प्रभाव रखते हैं, वो जीत के भी आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के बाद कोई दूसरा, जिसे हम सेकंड लाइन लीडरशिप कहते हैं, उस तरह की अभी कोई लीडरशिप का अभाव है। ये लीडरशिप नहीं है तो जाहिर है इस तरह की चर्चा होगी और इस तरह की चिंताओं, इस तरह की वजहों से वो बहुत चिंतित होंगे और अपना कोई पार्टी का बड़ा विस्तार करने के बारे में सोचते होंगे। तो शायद इसीलिए मेरा मानना है कि वो 1 जनवरी या किसी भी सेलिब्रेशन को लेके वो बहुत उत्साहित नहीं है। उनके मन में एकमात्र उत्साह 2027 का चुनाव है, जिससे वो रिजल्ट में तब्दील कर पाएंगे। तो उनके लिए खुशियों का अवसर होगा। जैसा कि वो बताते हैं कि हमारे लिए मात्र 410 दिन टाइम है, ऐसे में अगर ये चीज़ें हासिल कर लूँगा तो हमारे लिए बड़ी चीज़ होगी, हमारे लिए वही 1 जनवरी होगा। तो ऐसे में उनको विश्वास करना, काफ़ी भरोसा दिलाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वैकल्पिक विषय, सिर्फ आलोचना नहीं, क्योंकि सामाजिक आधार, कानून व्यवस्था, विकास को लेकर तरह तरह की विश्वसनीयता हासिल करना उनके अभी चिंता का कारण बना हुआ है। इसीलिए शायद इन्हीं प्रमुख बातों को लेकर वो चिंतित और बिजी दिखाई देते हैं और सीरियस दिखाई देते हैं। कोई भी व्यर्थ टाइम को गुजारने के लिए वो समय निकालना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा अधिक से अधिक टाइम अपने पार्टी के काम पर और अपने संगठन के काम पर हमारा बना रहे। शायद इसीलिए वो अपने एक सवाल के जवाब में वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई 1 जनवरी नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई खुशी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ 2027 का चुनाव है और मैं उसी को लेकर गंभीर हूँ। शायद इसीलिए इन सब चिंताओं को देखते हुए ही ऐसा वो कर रहे हैं। इनमें तमाम कमियां हैं। हालांकि निष्कर्ष ये है कि उनके लिए कोई सरकार बनाना आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। तो इन्हीं सब जटिलताओं की वजह से वो चाहते हैं कि 2027 का जो चुनाव है, कम से कम जो असंभव आज के डेट में दिख रहा है उसे संभव बनाया जाए और उत्तर प्रदेश के राजनीति पर कब्जा पाया जाए। यही हमारा विश्लेषण है। खैर, आपका क्या विश्लेषण है आप इसमें कमेंट करिए, प्रतिक्रिया दीजिए और उसके बाद हम लोग को चर्चा करने में आसानी होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।